कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है और यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया था। जो इसका कौन सा कथन जो है वो सत्य कथन चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों में। जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दो, मतलब दोनों कथन इसके जो हैं गलत है, क्योंकि यह कथन लॉर्ड कैनिंग का नहीं है, यह कथन लॉर्ड डलहौजी का है और लॉर्ड डलहौजी ने इसे 1851 में अवध के रियासत के बारे में बोला था और इसके 5 साल बाद यानी 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी व आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। तो इसका कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि डी ऑप्शन जो है वो सहायक संधि के परिप्रेक्ष्य में जो है वो गलत है, क्योंकि सहायक संधि जो है 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार की गई थी और अंग्रेजों के साथ संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी, जैसे कि अंग्रेज अपने सहयोगियों को बाहरी व आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी और सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकता है और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। अगला प्रश्न है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन है 1857 की क्रांति की समाप्ति, वीर कुंवर सिंह की वीरगति, अवध के विलय और मुगल बहादुर शाह जफर के निर्वासन पर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अवध के विलय, क्योंकि नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया। एक व्यक्ति ने लिखा था कि देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी, क्योंकि कोई भी सड़क, कोई भी बाजार और कोई भी घर ऐसा ना हो जहां से जाने आलम से बिछड़ने का विलाप का शोर ना गूंज हो। एक लोकगीत में इस प्रकार भी शोक व्यक्त किया गया था कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लईलीन हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक मुफ्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई? 1793, 1822, 1856 और 1858। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1856। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई और यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकादार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ है। एक मुफ्त बंदोबस्त में तालुकादारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे और एक मुफ्त बंदोबस्त लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे।
और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिनहट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि इसका केवल दूसरा कथन ही सही है। क्योंकि शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक गांव के रहने वाले थे। वह जाट कुटुंब से संबंध रखते थे और 84 देश में फैला, जो 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस उपजाऊ थी। ठीक है, और तो पहला कथन जो है इसलिए गलत है, दूसरा कथन जो है वो सही है कि 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुना और चिनहट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को हार का मुख देखना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करें। चंपारण नील आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान परस्पर प्रतिबंध। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका जो सही जो आंसर है, इसका जो सही जो आंसर है वो सबसे पहले आपका आएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान परस्पर प्रतिबंध। फिर दूसरा है जो परस्पर प्रतिबंध जो है वो 1914 में लगाया गया था। ठीक है, और उसके बाद 1917 में जो हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। मतलब कि फिर नंबर 2 पे ये आएगा। नंबर 3 पे आएगा, नंबर 3 पे आएगा अहमदाबाद मिल आंदोलन, जो 1918 में हुआ था। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में हुआ था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी? मार्क हेनरी, लुई फिशर, अलेक्जेंडर मिल या फिर कार्ल सेपर्ड? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लुई फिशर। लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी और लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। अगला प्रश्न है, कि 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? जस्टिस सी.एन. ब्रूमफील्ड, जस्टिस के.एस. हेनरी, जस्टिस विलियम जोन्स या जस्टिस के अय्यर? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जस्टिस सी.एन. ब्रूमफील्ड। क्योंकि जैसे असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जो थे वो जस्टिस सी.एन. ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 साल की कठोर सजा सुनाई थी। अगला प्रश्न है, 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गांधी जी के आगमन से पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यम वर्गीय था। महात्मा गांधी आम जन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रवाद का व्यापक स्वरूप हुआ और पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक, दो, तीन या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने दिए गए पहले राजनीतिक भाषण में किए गए अपने वादे को पूरा किया। अब यह व्यवसायिक और बुद्धिजीवों का ही आंदोलन नहीं रह गया था। अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों, कारीगरों ने भी
इसमें भाग लेना शुरू किया। इसमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करने लगे, उन्हें महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह वस्त्र पहनते हैं, उनकी ही तरह रहते हैं, उनकी ही भाषा बोलते हैं। अन्य नेताओं की तरह वह सामान्य जनसमूह के अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वह उनसे समानुभूत रहते थे और घनिष्ठ संबंध स्थापित करते थे। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष परिलक्षित होती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली में सूट अथवा भारतीयों जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वही गांधी जी लोगों के बीच साधारण धोती में जाते थे। इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वह चरखा चलाने में बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने को प्रोत्साहित किया और सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। पर इसमें से असत्य कथन चुनना था। इसमें जो कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है, तीनों कथन जो हैं वो सत्य है। अगला प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। तो ऐसा कौन सा कथन सही है? इसका कथन सही जो है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि दिसंबर 1929 में अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। ठीक है, लाहौर लखनऊ में नहीं किया था, इसके साथ जो है वो लाहौर में की गई थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। ठीक है, तो दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला कथन जो था वो गलत था, क्योंकि इसमें असत्य कथन जो है वो चुनना था। और यह अधिवेशन जो है 1929 के दिसंबर के अंत में हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा स्वीकार की गई और 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और गांधी जी ने स्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों तक, सभी शहरों तक जाएगी तो यह अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी और यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ना तो इसका पहला असत्य है ना ही दूसरा, मतलब दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ? 1930, 1931, 1932 या फिर 1933? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1931। क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील विचारक बी.आर. अम्बेडकर की तरफ से थे। उनका कहना था गांधी जी की ओर से कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लंदन में हुआ यह कि सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा और भारत लौटने पर उन्हें सविनय आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था के घोषणा के आधार पर हुए और वैश्य मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली। तो सत्य कथन चुनना है, कौन सा? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑफ केवल एक। तो पहला कथन जो है वो सही है। क्योंकि दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि जो ये चुनाव हुए थे वह इस मताधिकार के आधार पर नहीं हुए थे, वो सीमित मताधिकार के आधार पर हुए थे और इसमें ही कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सफलता अर्जित की थी। अगला प्रश्न है, कृष्ण मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा और कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए।
सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। तो जिसका सही जो आंसर है वो है केवल दो। क्योंकि विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही ब्रिटेन ने स्थानीय नेताओं और जनता के समर्थन के बिना भारत को शामिल कर लिया था। चर्चिल भारतीय सैनिकों का युद्ध में प्रवेश चाहते थे। इसी मुद्दे पर गांधी जी तो कांग्रेस से समझौता करना चाहते थे। अतः कथन एक जो है वो गलत है, ठीक है, और दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का दिन निर्धारित किया। 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1946। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 16 अगस्त 1946। क्योंकि जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। इसी दिन कोलकाता में खूनी संघर्ष शुरू हुआ। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत और पंजाब तक फैल गई। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और नेहरू ने तिरंगे झंडे का प्रस्ताव किया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के संविधान अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव, एस एन मुखर्जी, के एम मुंशी या फिर अल्लाद प्रसाद स्वामी अय्यर। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, बी एन राव। दो प्रशासनिक अधिकारियों ने संविधान सभा को महत्वपूर्ण सहायता दी। इसमें से बी एन राव वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, अन्य देशों के साथ राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया था। और दूसरे अधिकारी एस एन मुखर्जी थे। इनकी मुख्य योजना योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के अंतरिम मुख्य योजनाकार कौन थे? बी एन राव, एस एन मुखर्जी, के एम मुंशी या फिर अम्बेडकर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एस एन मुखर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची में रखा गया। और अनुच्छेद 356 के गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, दो, दो, तीन, एक और तीन या फिर एक, दो, तीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एक और तीन। मतलब कि पहला और तीसरा जो है वो जो है सही है, जबकि खनिज पदार्थों की सूची जो है वो संघ सूची में शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें कि आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई और संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए और बी, ए दोनों, दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अंबेडकर शक्तियों का केंद्र और प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे और ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन,
केवल 2, मतलब पहला कथन जो है वो गलत है। अंबेडकर जो थे उन्होंने घोषणा की थी कि एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई? 16 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 4 अगस्त 1947 या 11 अगस्त 1947? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 16 जुलाई 1947। ऐसा इसलिए है कि यह अंतरिम सरकार अंग्रेजों की बनाई हुई थी और इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी वो संविधान सभा का प्रारंभिक संचालन था और इसकी आखिरी बैठक जो है 16 जुलाई 1947 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 2, और पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि इन्होंने होम रूल के आंदोलन पहले ही राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आ चुके थे। अगला प्रश्न, उदारवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कि एक क्रमिक एवं लगातार प्रयास करते रहने के विचार के हिमायती थे और मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे। सत्य कथन का चयन करें, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन ने एक ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इसे स्वीकार कर दिया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत है, सही है, मतलब सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ट्रेल ऑफ द टीयर्स का संबंध किस घटना से है? फ्रांस के निम्न वर्ग के अत्याचार से, रूस में श्रमिकों पर गोलीबारी से, अमेरिकी मूल निवासियों के जीवन विस्थापन से या अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर पश्चिमी देश में भेजने से? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अमेरिकी मूल निवासियों को जबरन विस्थापन से। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के यूरोप में निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए कि पश्चिमी यूरोप के लोग सभी मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म, शहरीपन के आधार पर करते थे और ब्रिटिश दर्शनशास्त्री जैक रूसो सभ्यता के इस मापदंड को विकृत मानते थे। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है एक, कि पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन जो है कि ब्रिटिश दर्शनशास्त्री जैक रूसो सभ्यता के मापदंड को की प्रशंसा करते थे, ना कि विकृत मानते थे। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।